Welcome to the business studies class. Today we will discuss another form of business organization, that is company, and it is also known as joint stock company. तो कंपनी क्या है और कैसे एग्जिस्टेंस में है? तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक अकेला ही पर्सन क्या करता है, बिजनेस को मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, सारा प्रॉफिट और लॉस वो खुद ही देखता है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि इसमें रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं उसके, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को क्या नहीं कर पाता, बड़ा साइज उसका इंक्रीज नहीं कर सकता, उसकी ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकता। लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती हैं, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ भी कम होती हैं, लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है। अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या वो बीमार हो जाता है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, वाइंड अप करना पड़ता है। तो इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया। अब पार्टनरशिप में से कुछ प्रॉब्लम तो सोल्व हुई, जैसे सोर्सेज ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुए, ठीक है, थोड़ी सी मैनेजरियल कैपेबिलिटी भी बढ़ी, लेकिन पूरी तरह से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाई। अभी भी प्रॉब्लम वही थी जो सोल प्रोप्राइटरशिप में थी, कि कैपिटल अभी भी सफिशेंट नहीं थी। जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होती है, कि अगर बिजनेस की एसेट से बिजनेस के लोन पे ऑफ नहीं किए जाते, तो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, उसमें उनकी जो पर्सनल एसेट्स होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की, जो पर्सनल एसेट है उसको बिजनेस के लोन पे ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा पार्टनरशिप में लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी है, ठीक है, और मैनेजरियल कैपेबिलिटी भी नहीं थी प्रॉपरली पार्टनर्स में। तो इन्हीं सभी लिमिटेशंस की वजह से एक ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की नीड फील हुई जो इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। तो इसलिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। सो कंपनी क्या है? लेट अस सी दैट ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है कंपनी एक्ट के अंडर। वुज क्रिएशन इज ड्यू टू अ स्पेशल पर्पज, जो किस लिए बनाई जाती है कंपनी, एक खास पर्पज के लिए, कुछ खास ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ये कंपनी बनाई जाती है। और इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, जनरली लिमिटेड ही होती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, लेकिन अब जनरली क्या होती है, लिमिटेड ही होती है। कितनी लिमिटेड होती है कि जैसे वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर परचेज करके करते हैं, तो शेयर का जितना अमाउंट उनका अनपेड अमाउंट है या उन्होंने किसी अमाउंट की गारंटी दी है, ठीक है, तो उसी अमाउंट तक ही उनका लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड होती है मेंबर्स की। whose existence is separate from its member। और कंपनी में इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स है और जो कंपनी है उनकी एग्जिस्टेंस सेपरेट होती है। एग्जिस्टेंस सेपरेट होने का मतलब है कि कंपनी और इसके मेंबर्स दोनों को एक नहीं माना जाएगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केसेस में माना जाता था। यहाँ कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं। कंपनी अपने किसी भी एक्शन से, किसी भी काम से अपने मेंबर्स को क्या नहीं कर सकती, बाउंड नहीं कर सकती, और ना ही मेंबर के किसी काम से कंपनी बाउंड होती है। तो दोनों की जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट होती है, दोनों अलग अलग हैं, कंपनी और इसके मेंबर्स दोनों अलग अलग। एंड इज कॉन्टिन्यूस और परपेचुअल, और ये परपेचुअल है, परपेचुअल मतलब जो लगातार चलती रहती है। किसी के मेंबर के आने जाने से, किसी मेंबर की डेथ होने से, किसी मेंबर के अनसाउंड माइंड होने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। एंड विच हैज़ अ कॉमन सील, और इसमें कॉमन सील होती है क्योंकि कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जैसे कि हमने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है कि पर्सनल अकाउंट किए थे हमने
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो वहाँ हमने किया था जो कंपनी होती है वो क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्यों? क्योंकि ये एक लॉ की क्रिएशन है, ये एक पर्सन की तरह काम तो करती है, लेकिन जैसे एक गॉड की क्रिएशन होती है, जो नेचुरल पर्सन होते हैं उनकी तरह काम नहीं कर सकती, उनकी तरह ये साइन नहीं कर सकती। तो इसके लिए सिग्नेचर की जगह क्या यूज होती है, इसकी कॉमन सील में स्टैंप यूज होती है, जिसपे कंपनी का क्या लिखा होता है, नेम लिखा होता है। तो इसे हम कंपनी कहते हैं। तो कंपनी क्या ग्रुप ऑफ पीपल है जिसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है कंपनीज एक्ट के अंडर, जिसका एक स्पेशल पर्पस होता है, और उसके जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी जनरली लिमिटेड होती है, और जो कंपनी है और उसके जो मेंबर्स है दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग है, और कंपनी परपेचुअल है, मीन्स ये लगातार चलती रहती है, किसी के मेंबर के आने या जाने से इसकी एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिग्नेचर के तौर पर ये क्या यूज करती है, कॉमन सील यूज करती है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम कंपनी कहते हैं। प्रोफेसर एल.एच. हैने ने भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कंपनी की। लेट अस सी क्या डेफिनेशन दी है प्रोफेसर एल.एच. हैने ने। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि किसने बनाया है इसको, लॉ ने बनाया है, कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है ये। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी एंटिटी अपने मेंबर से अलग होती है, मीन्स कंपनी अलग मानी जाएगी और मेंबर्स अलग माने जाएंगे। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स ये लगातार चलती रहती है, इसकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर के आने जाने से। और इसके एक कॉमन सील होती है जिसको वो किसकी तरह यूज करती है, अपने सिग्नेचर के तौर पर यूज करती है, तो उसे हम कंपनी कहते हैं। तो ये कंपनी की डेफिनेशन है जो प्रोफेसर एल.एच. हैने ने दी है, इसे भी आप लर्न कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है। और इन्हीं डेफिनेशन से क्या निकलेगी, हम हमारी फीचर्स निकलेंगी कंपनी की, कंपनी की फीचर्स क्या होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? इसके शेयर्स खरीद कर करते हैं, क्योंकि कंपनी के पास कैपिटल कहाँ से आती है, शेयर सेल करके आती है। जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल होता है उसे हम शेयर कहते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर सेल करके कैपिटल इकट्ठा करती है। तो जो लोग, जो भी पर्सन्स क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के शेयर्स खरीदने में, उन्हें कहते हैं हम शेयर होल्डर्स। और वो ज्वाइंटली क्या कर रहे हैं, पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, इसलिए हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं इसको। स्टॉक यहाँ स्टॉक हेयर स्टैंड्स फॉर शेयर्स, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ज्वाइंटली सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। तो आपको चाहे कंपनी कहा जाए चाहे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए, चाहे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहा जाए, तीनों का सेम ही मीनिंग है। ओके, नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट फीचर इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये एक इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन, लेकिन ये रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंडर। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट क्या कहती है कि कंपनी दो तरह की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो अगर हमें पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें एक पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन करनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए हमें, और अगर हमें एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो कि कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना जिसका कंपलसरी है, इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मैंडेटरी है, इसके बिना ये लीगल पर्सन नहीं बन सकती, एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। नेक्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि इसका क्रिएशन कैसे हुआ है, लॉ के थ्रू हुआ है, अंडर कंपनीज एक्ट हुआ है। तो कंपनीज एक्ट कौन सा है? अब तक जो हमारा कंपनीज एक्ट था वो था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 हमारा एग्जिस्टेंस में आ गया है। तो इस एक्ट के अंडर ही कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनती है। आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये गॉड की क्रिएशन नहीं है, ये लॉ की क्रिएशन है। ठीक है, और पर्सन इसलिए क्योंकि पर्सन की तरह काम कर सकती है।
ठीक है। इसकी नेचुरल पर्सन की तरह ना तो बॉडी होती है ना सोल होती है, लेकिन उसकी तरह ये कुछ उसके पास कुछ लीगल राइट्स होते हैं। जैसे कौन से लीगल राइट्स होते हैं कंपनी के पास, जो उसको एक पर्सन बनाती है कि अपने नाम से क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी रख सकती है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, ठीक है। किसी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेना हो तो वो ले सकती है। तो ये सब राइट्स उसे मिले हुए हैं कंपनी को। तो ये एक पर्सन है, लेकिन कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि हमने अकाउंटेंसी में भी ऑलरेडी किया था। नेक्स्ट फीचर है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एंटिटी अपने मेंबर की एंटिटी से अलग होती है। मीन्स कंपनी को अलग माना जाएगा और के मेंबर को अलग माना जाएगा, दोनों एक नहीं माने जाते। क्योंकि कंपनी क्या कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई एग्रीमेंट भी कर सकती है, किसी के अगेंस्ट अपना सूट भी फाइल कर सकती है, या दूसरी पार्टी भी क्या कर सकती है, इसके कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है। तो जो भी एसेट और लायबिलिटीज होती है कंपनी की, वो कंपनी की ही होती हैं, इसके मेंबर्स की नहीं मानी जाती, क्योंकि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। और कंपनी जो होती है वो अपने मेंबर्स के एक्शन से कभी बाउंड नहीं होती, जैसे कि पार्टनरशिप में होता था कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन किससे बाउंड होती है, जो उसके मेंबर ने जो भी कोई एक्शन लिया उससे वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, बाउंड होगी, उसके लिए लायबल होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स के एक्शन से कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, उसके लिए कभी बाउंड नहीं होती। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि लगातार चलती रहती है। जैसे अब सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की क्या लिमिटेशन थी, कि जो उसकी लिमिटेड लाइफ होती थी उसकी, ठीक है, कि अगर सोल प्रोप्राइटर को की डेथ हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो बिजनेस को खत्म बंद करना पड़ता है। इस तरह से पार्टनरशिप में भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर क्या कर सकता है, नोटिस देकर भी डिमांड कर सकता है पार्टनरशिप को खत्म करने की। लेकिन कंपनी पर किसी मेंबर के डेथ होने से, किसी मेंबर के अनसाउंड माइंड होने से, कुछ भी होने से इसकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एज इट इज चलती रहेगी जब तक इसमें अंदर मिनिमम मेंबर्स हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी केस में 7 मेंबर्स और प्राइवेट कंपनी केस में 2 पर्सन जब तक हैं, ये कंपनी चलती रहेगी। तो इसके परपेचुअल सक्सेशन के बारे में कहा गया है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर एवर। मेंबर्स में कम, मेंबर्स चाहे आए, मेंबर्स में गो, चाहे मेंबर्स चले जाएं छोड़कर, कंपनी गोज फॉर एवर, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। इसकी एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर के आने जाने से। नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि मेंबर्स कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जनरली लिमिटेड ही होती है। अब जनरली लिमिटेड का मतलब है कि ये अनलिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड कैसे हो सकती है, कि जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, और अगर उसमें से कुछ भी अमाउंट अनपेड है, कुछ भी अभी पे करना रहता है, तो उतना ही अनपेड अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा उनकी कोई लायबिलिटी नहीं। इसी तरह से किसी मेंबर ने कोई गारंटी दी है, तो गारंटी के अमाउंट तक ही उस मेंबर की लायबिलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। चाहे कंपनी को कितना ही बड़ा लॉस हो जाए, चाहे कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी हो जाए, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड ही रहेगी, या तो उसके अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर तक, या उसकी जितने उसके अमाउंट की उसने गारंटी दी। नेक्स्ट इज कॉमन सील। अब जैसे एक नेचुरल पर्सन होता है, वो कैसे बताता है कि यस आई एम एग्रीड, आई डू एग्री विद दिस, सिग्नेचर करके। लेकिन कंपनी तो सिग्नेचर नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसीलिए कंपनी क्या यूज करती है, एक स्टैंप यूज करती है, जिसे हम कॉमन सील कहते हैं। इस कॉमन सील पर कंपनी का नेम प्रिंट होता है, नेम होता है इस पे स्टैंप पर, और इस स्टैंप के साथ कम से कम 2 डायरेक्टर्स के
एज ए विटनेस साइन होने ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसी लीगल डील की जाती है कंपनी की तरफ से, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट कब बनेगा, उसे लीगल शेप कब मिलेगी उस डील को, उस एग्रीमेंट को, जब स्टैंप होगी उस पर कंपनी की, प्लस कम से कम 2 डायरेक्टर्स के एज अ विटनेस उस पर सिग्नेचर होंगे। तो जो कंपनी है वो एज अ सिग्नेचर क्या यूज़ करती है, कॉमन सील यूज़ करती है, मीन्स स्टैंप यूज़ करती है। और ये स्टैंप किसकी पोजीशन में रहती है, किसके पास रहती है, कंपनी के सेक्रेटरी के पास। नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट ओनली पब्लिक कंपनी के केस में। इसमें कोई कोई किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती शेयर को ट्रांसफ़र करने में। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कंपनी 2 तरह की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को। उसके लिए उन्हें कंपनी से प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि पार्टनरशिप के केस में होता है कि अगर कोई पार्टनर अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसके लिए अदर पार्टनर्स की कंसेंट ज़रूरी है, अप्रूवल ज़रूरी है। लेकिन यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट फीचर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब जैसे कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, उसी तरह से ओनरशिप और मैनेजमेंट भी दोनों अलग हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता था, ओनरशिप भी एक ही पर्सन के हाथ में थी, मैनेजमेंट भी एक ही पर्सन के हाथ में था। ठीक है, इसी तरह से पार्टनरशिप में था, बट यहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग पर्सन के हाथ में है। अब ओनर्स कौन है, ओनर्स वो पर्सन है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, और वो तो एक लार्ज एरिया में स्कैटर्ड होते हैं, पता नहीं कंट्री के किस किस कोने से होते हैं, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं वो। तो कैसे वो कंपनी को मैनेज करेंगे, नहीं कर सकते डिस्टेंट प्लेस से। तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, जिन्हें डायरेक्टर्स कहते हैं। और ये डायरेक्टर्स को हम मैनेजिंग बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि सारे बिजनेस को मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स ही करते हैं। और ये डायरेक्टर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो शेयर होल्डर्स की ओर से उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कंपनी को का मैनेजमेंट देखते हैं, कंपनी को चलाते हैं। तो इस तरह से ओनरशिप किसके पास है, शेयर होल्डर्स के पास। और मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स को किसने अपॉइंट किया है, किसने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इलेक्ट किया है, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट भी अलग अलग होती है, एक ही पर्सन के हाथ में नहीं होती। लास्ट फीचर है रिस्क बियरिंग। अब जैसे ट्रेड सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या था कि जो भी रिस्क होता है एक ही पर्सन को उठाना पड़ता है सारा रिस्क, लेकिन यहाँ सारा जो रिस्क है वो एक पर्सन को नहीं उठाना पड़ता। इसी तरह से पार्टनरशिप में भी जो रिस्क था वो कुछ लिमिटेड पर्सन ही होते हैं पार्टनरशिप में, उनको ही उठाना पड़ता है, रिस्क बियर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो रिस्क होता है, जो लॉस होता है, वो एक पर्सन की बजाय बहुत सारे न्यूमरस हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसमें वो क्या होता है, रिस्क डिवाइड हो जाता है। इसलिए किसी एक पर्सन को बर्डन फील नहीं होता। तो इसीलिए कंपनी जो है रिस्की वेंचर भी लेने में क्या नहीं करती है, हेजिटेट नहीं करती। रिस्की प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने से हेजिटेट नहीं करती। क्यों, क्योंकि ज़्यादा रिस्क, जैसे कि हमने किया था ना बिजनेस रिस्क में, जितना ज़्यादा रिस्क हम बियर करेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी प्रॉफिट अर्न करने की। तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट में भी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। क्योंकि कंपनी को पता है कि ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है तो पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा है प्रॉफिट की। और अगर रिस्क क्रिएट होता भी है, लॉस हो भी जाता है, तो किसका बर्डन किसी एक पर्सन पर ही नहीं पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत सारे जो हमारे पर्सन हैं, जो मेंबर्स हैं, उनमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक अदर फीचर क्या है कि यहाँ जो रिस्क है वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसलिए एक सिंगल पर्सन को इसका बर्डन फील नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ कंपनी।